बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। तो 9th क्लास प्रीवियसली हमने पढ़ा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, वो क्या होती हैं। ठीक है बेटे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके और आप उसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो बेटे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक स्किप हो गया तो अपनी 9th क्लास की फिजिक्स प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको शो हो रही होगी। ठीक है, आपने उसको ओपन करके कोई भी टॉपिक आप समझ सकते हैं। फर्दर आपने कोई और टॉपिक समझना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस कितनी है। हमारे पास 3 है बेटे। ओके, बुक में उन्होंने 4 हेडिंग बनाई हुई है। एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक हो गया, तो ये 4 नाम है आपके पास। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं बेटे। सबसे पहला नाम जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस टॉपिक व्हिच वाज दैट वाज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, हाँ जी, तो बेटे आज के इस लेक्चर में इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसमें हम बताते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी पे एक्ट करती है जो अराउंड द अर्थ है। ठीक है ना, हाँ, आप कह सकते हैं अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स acts on a body by the earth gravity। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रही है अर्थ हमारी जमीन, वो क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, साथ आप इसी तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया है। तो अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट फोर्स है जो हमारे पास वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशन के बाद नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वैसे तो प्रीवियस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स का जिक्र आया है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो बेटे हम नेक्स्ट चैप्टर में ना मैग्नेट की टाइप भी पढ़ेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, कैसे बनता है, मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक में बताया मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, मैग्नेट नॉन मैग्नेट क्या है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बता देता हूँ आपको। मैग्नेट की एक टाइप होती है, जैसे अगर आपको याद हो बेटे हम क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की एग्जांपल को इस तरह डिफाइन करते हैं कि जैसे क्रेन होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो उसमें करंट आ जाता है और वो बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा लेती है। ठीक है, और इसी तरह हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कि जब हमारे पास एक कंडक्टर है, मेटल है, लेट्स से ये हमारा मेटल की वायर है। ओके, इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट है, जैसे हमारे पास बुक में डायग्राम ड्रॉ है। एक मैग्नेट को जब आप इसके करीब लेके जाएंगे और दूर लेके जाएंगे, मैग्नेट मूव करेगा नियर द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, जिससे क्या होता है ये मैग्नेट बन जाती है और जब ये मैग्नेट बनेगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, फिर उसके बाद उस फोर्स पे जाएंगे। When we bring close a magnet to a metal wire, एक मेटल वायर के करीब हम एक मैग्नेट को लेके आएंगे, this will make this coil a magnet। ये मैग्नेट इस कॉइल को भी मैग्नेट बना देगा। कैसे बनाएगा? क्योंकि अंदर इसके चार्जेस मौजूद है मेटल के, वो रेस्ट में है, उससे स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब ये मैग्नेट इसके करीब जाएगा वो सारे पार्टिकल जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस मैग्नेट पोल, कुछ इसकी तरफ जाएंगे कुछ इससे दूर जाएंगे और इससे जब चार्जेस फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जब किसी मेटल में करंट प्रोड्यूस होता है तो वो क्या बन जाता है? मैग्नेट। जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगा वो गैल्वेनोमीटर में शो करेगा कि ये किसमें करंट प्रोड्यूस हुआ है। और
जिससे ये मैग्नेट बन गया उस करंट की वजह से। और यही काम होता है जब हम फैन ऑन करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, उसके अंदर ऐसे ही एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, एक कॉइल रखी हुई है पहले से। लेकिन जब इस कॉइल में हम करंट गुजारते हैं, स्विच ऑन करते हैं पंखे का, तो जब वो पंखे के कॉइल में करंट गुजरता है वो भी मैग्नेट बनाती है। एक मैग्नेट पहले ही पड़ा हुआ है, तो दो मैग्नेट आपस में मिलते हैं, उससे सुपर इम्पोज होकर एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू relative motion of magnet and coil। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, कॉइल को मूव करते हैं, मैग्नेट को रेस्ट में। इसके बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक ही डील हुआ है समझाने के लिए कि मैग्नेट और कॉइल की रिलेटिव मोशन से इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो फोर्स क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तो बेटे उसके लिए आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बताना जरूरी है। जब तक इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, ये इसके करीब आता जाता रहेगा, इसकी मूवमेंट होती रहेगी, रिलेटिव मोशन इस मैग्नेट की, तब तक इसमें करंट प्रोड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, और तब तक ही इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जैसे ही आप इस मैग्नेट को गायब कर देंगे, दूर ले जाएंगे, तो इसमें वो फोर्स प्रोड्यूस होना खत्म हो जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटे। इसी तरह आगे बात करते हैं हम इसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बच्चों हमारे पास ऐसी फोर्स होती है जो मैंने अभी आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया कि फोर्स बिटवीन, अब बुक में वर्ड है सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऐसी फोर्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिटवीन हो। ठीक हो गया। उन्हें उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, लाइक प्रोटॉन की आपस में जो फोर्स है। ठीक हो गया, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, आप कह सकते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू protons inside the nucleus is called strong nuclear force। ठीक है, ये इसकी हमारे पास डेफिनेशन है। आप इसकी डेफिनेशन को ऐसे रोमांस के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं, और फिर आप बता सकते हैं कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। और इसी के साथ आप ये भी बता सकते हैं इसकी रेंज कितनी है। शॉर्ट रेंज फोर्स ऑफ 10-14 मीटर। अब न्यूक्लियस का एटम का डायमीटर कितना है, तो इससे जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा ये फोर्स एक्सीड कर जाएगी। ठीक है, हाँ। तो ये थी हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है हमारे पास, जी। तो बेटे हम बता सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। तो पहले हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है सम। एक न्यूक्लियस का साइज जब बढ़ता है, एटॉमिक साइज, जब उसमें एक प्रोटॉन जब ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ, तो वो इंटीग्रेट है। उससे इसके अंदर रिपल्शन भी बढ़ती जाएगी स्ट्रॉन्गली। जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतने ज्यादा इसमें क्या होगा, इंटीग्रेट ज्यादा होंगे, प्रोटॉन ऐड अप होते जाएंगे, उतनी वो फोर्स भी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, बढ़ती जाएगी। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स का यूज होता है डिसइंटीग्रेट में, मतलब जब निकालेंगे इसके अंदर से पार्टिकल्स को, किसके अंदर से, न्यूक्लियाई के अंदर से, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। तो सुने, तो कहता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर डिसइंटीग्रेशन
ऑफ न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा, क्या मतलब अपने अंदर से पार्टिकल्स को बाहर रिमूव करेगा, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डिके। अगर आपने 9th क्लास केमिस्ट्री में आप ये पढ़ेंगे डिके के बारे में। डिके क्या होता है यहाँ भी आपको मैं बता देता हूँ। अब नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट हैं जिनके अंदर से रेडिएशन निकलती है, ठीक है, जिनको हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक हो गया। वो रेडिएशन बम में, एटम बम में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, बहुत खतरनाक होती है, इनविजिबल बुलेट्स होती है, नजर नहीं आती। अब वो जो रेडिएशन है वो यही होती है हमारे पास डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस की शक्ल में होती है। अब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, अपने अंदर से एक्स्ट्रा चीजों को बाहर निकाल रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और वो फोर्सेस हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर डिसइंटीग्रेट हुआ एक न्यूक्लियर, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जिक्र है हमारे पास किसका, बीटा डिके का। अब बीटा डिके क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक न्यूक्लियर है, मैंने नाम दिया एक्स का। ऊपर हम शो करते हैं मैस को, नीचे शो करते हैं एटॉमिक नंबर को, और इसने बीटा डिके किया है, इसका जो मैस है वो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसमें एक प्रोटॉन भर गया और ये हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, मतलब डिसइंटीग्रेशन है यहाँ पर जिसका वो बात कर रहा है। डिसइंटीग्रेशन हुई, न्यूक्लियस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसका साइज रिड्यूस हो गया। अब इस चक्कर में क्या होगा, हमारे पास ये वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ऐसा होगा, ठीक हो गया। याद रखना है आपने कि दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जीक्यूट द बीटा डिके, ठीक हो गया। इस वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये बीटा डिके हुआ है। तो अब ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बीटा डिके बताया, ठीक है। आपने इसको ऐड करना है करना तो नो प्रॉब्लम, कह सकते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जीक्यूट बीटा डिके, इसकी वजह से बीटा डिके हुआ है, ठीक हो गया। अब बीटा डिके में क्या होता है जी, एक न्यूट्रॉन जो होता है ना वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, उसका कुछ मैस रिड्यूस होकर रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन मैस, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके मुकाबले में कोई चीज होती है, उसकी इक्विवेलेंट होती है, ठीक है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रॉन से शो करते हैं। तो बेटे अब वो उसकी शक्ल में निकला है बीटा डिके ऑफ न्यूट्रॉन, और इसने यहाँ से क्या किया, उसका मैस को डिसइंटीग्रेट कर दिया, छोटा कर दिया इस वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको बात समझ आती होगी। अब बुक में हमारे पास इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया स्ट्रॉन्ग फोर्स किसके दरमियान होती है, प्रोटॉन्स के दरमियान। अब न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, अब न्यूट्रल में तो नहीं ना कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, तो ये न्यूट्रॉन्स की जो हम कह सकते हैं अनचार्ज पार्टिकल है, और जिससे एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हुआ। ये जो पार्टिकल है इसे आप बोलेंगे ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉन का ऑपोजिट है, यह आपने बात ज़हन में रखनी है। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा यू कह लें दिस वन इज इक्वल टू अवर इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक पार्टिकल और यहाँ पर रिलीज होगा जिसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, जो इसके इक्विवेलेंट है लेकिन इसका ऑपोजिट है, जो इसको बैलेंस कर देता है इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन हमारा कोई चार्ज नहीं है, ठीक, और इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके बैलेंस कर देंगे। तो इस तरह ये रिएक्शन हो रहा है। जैसे अभी आपको मैंने बताया ना, नेचर में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर से रेडिएशन निकलती हैं, एमिट करते हैं, वो रेडिएशन को डिके करते हैं, वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन या डिके ऑफ अ न्यूक्लियर। एक न्यूक्लियर डिके क्यों होता है, डिसइंटीग्रेट क्यों होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसका रिस्पॉन्सिबल है वीक न्यूक्लियर फोर्स। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, इससे जो है
वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में लेक्चर में, फोर्सेज इन अ फ्री बॉडी डायग्राम में, ठीक है ना। हाँ जी, वो बड़ा न्यूटन के लास्ट पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ठीक है बेटे, हाँ जी, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।